हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज की तारीख है 19 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट में 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और पूरी व्याख्या के साथ 10 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जो है 10 से लेकर 15 मिनट तक बने रहें, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में उसकी व्याख्या और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 19 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि व्यय कौन करने वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा व्यय करता है यूएसए। कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा व्यय करता है यूएसए। लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा कौन सा देश है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन। दूसरा कौन सा देश है, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रख लेना है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। अगर पूछे सिपरी रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है, तो सिपरी रिपोर्ट जो है जारी होता है स्टॉकहोम से। कहाँ से, स्टॉकहोम से, जो कि स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम से जारी होता है और यह स्टॉकहोम कहाँ पे है, तो यह स्वीडन की राजधानी है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। स्वीडन पूछे, ये जो है अभी हाल ही में नाटो का कौन सा देश बना है, तो नाटो का 32वां देश बना है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा है चीन। पहला पूछे कौन सा है, यूएसए है। अगर तीसरा पूछे कौन सा है, तो तीसरा देश है रूस। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा रूस है, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पूरे विश्व में अगर पूछे कितने देशों के पास जो है परमाणु हथियार है, तो 9 देशों के पास जो है परमाणु हथियार है, जिनमें से ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। कितने देश हैं, तो 5 देश ऐसे हैं जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। ये आपको याद रखने के लिए आसानी से याद हो जाए। जैसे वीटो पावर कितने देशों के पास है, 5 देश के पास। पहला हो जाएगा यूएसए, दूसरा हो जाएगा रूस, तीसरा यूके यानी लंदन, तीसरा हो जाएगा चीन और चौथा हो जाएगा चीन और पांचवा हो जाएगा फ्रांस। तो इन 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है और इनके पास परमाणु संपन्न देश हैं। इसके बाद अपने आसपास के देश देख लेते हैं। जैसे इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो 4 देश यहाँ से याद रखेंगे, आसानी हो जाएगी। तो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और इसके बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों देश याद करेंगे एक साथ, और ये दोनों देश एक साथ याद करेंगे, और बाकी 5 देश यहाँ से। तो कितने देशों के पास परमाणु संपन्न है, तो 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु संपन्न देश हैं। सबसे ज़्यादा जो है अगर पूछे परमाणु हथियारों पर व्यय करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए व्यय करता है, पहले नंबर पर है। दूसरा पूछे कौन सा है, तो दूसरा जो है बन गया है चीन, और तीसरा पूछे कौन है, तो तीसरा हो गया है रूस, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है दूसरा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बताना है। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा करी है। तो भारत ने पहली बार बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा करी है। आपको बताना है इनमें से किस अभ्यास की भारत ने पहली बार घोषणा करी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या सही हो जाएगा, तरंग शक्ति अभ्यास। हमारा सही जवाब हो जाएगा तरंग शक्ति अभ्यास। यह पूछेगा अभ्यास कब शुरू होगा, तो यह शुरू होगा अगस्त में। कब शुरू होगा, तो यह अगस्त में शुरू होगा और इसकी घोषणा कर दी गई है। तो अगस्त 2024 में यह अभ्यास शुरू किया जाएगा, यह आपको याद रख लेना है। और यह किस प्रकार का अभ्यास है, तो यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु शक्ति अभ्यास है, वायु अभ्यास है, ठीक है। कैसा है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और यह अगर पूछे कितने चरण में होगा, तो यह 2 चरण यानी कि 2 स्टेप में यह आयोजन किया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग शक्ति अभ्यास। यह भारत ने पहली बार शुरू किया है। यह कैसा अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय वायु शक्ति अभ्यास है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में। एक प्रश्न आप सभी से यहीं पे पूछते हैं कि रेड फ्लैग अभ्यास जो है, रेड फ्लैग अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है। रेड फ्लैग अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है, ये आपको जवाब देना है। बाकी के ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं। जैसे है मेरा पहला प्रश्न,
डस्टलिक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो डस्टलिक अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है, तो ये आप सभी को बताना है। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। डस्टलिक अभ्यास होता है भारत यानी इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके? उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है? तो टाइगर ट्रम्प होता है इंडिया ट्रम्प, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा। तो यह होता है यूएसए के बीच में। शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? तो शक्ति अभ्यास होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। किसके? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। और पूछे अब की बार जो है शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उमरोई मेघालय में किया गया था। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास किसके बीच में होता है? एकता या फिर एक्वेरियन, एक्वेरियन ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये दोनों अभ्यास किसके बीच में होता है? एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास। यह होता है इंडिया प्लस मालदीव के बीच में। इंडिया प्लस मालदीव के बीच में होता है एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास होता है। मैंने प्रश्न पूछा है रेड फ्लैग अभ्यास किसके बीच में हुआ था? तो इसका आयोजन अभी किया गया था भारत और यूएसए के बीच में, यानी इंडिया और यूएसए के बीच में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया गया था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है? CHASE मिशन का संबंध किससे है? यह मिशन किसके लिए शुरू किया गया है? सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए। मान लीजिए कि सूर्य जो है अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो सूर्य जो है अपने घूर्णन पर जो अपने ही स्थान पर मतलब चक्कर लगाया जाता है उसे घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य जो है अपना एक घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? तो एक चक्कर अपना जो है पूरा करता है 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य ने अपना पहला चक्कर शुरू किया, मतलब घूर्णन वाला, और इसके बाद यहाँ से आकर फिर यहाँ पे पहुँचा, तो इसका एक चक्कर अपने ही स्थान पर पूरा हो गया। फिर यहाँ से जब दूसरा शुरू करेगा तो ये नया चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नए पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? चेज मिशन शुरू किया गया है। पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है चाइना के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह चाइना के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। इस चेज मिशन को जो है पूछे चाइना में क्या कहते हैं? तो इसे सीहे कहते हैं। पता नहीं किस अर्थ से ये लोग पढ़ के यहाँ पे बताए हैं, इसका अर्थ बोलते हैं, मतलब इसको पढ़ते हैं सीहे। ठीक है, तो सीहे मिशन किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। किसके लिए? तो सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने के लिए शुरू किया है। ये यहाँ पे एक पैटर्न पूरा हुआ जैसे, वैसे दूसरा पैटर्न जो शुरू होता है नया वाला पैटर्न, तो इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए सीहे मिशन किसने शुरू किया है? चाइना ने शुरू किया है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न, इसको आप सभी को जवाब देना है कि चाँद के ना दिखाई देने वाले भाग पर किस देश ने दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? यानी कि चाँद का, मान लीजिए ये चाँद है, इस पर जो है मान लीजिए कि इधर वाला भाग नहीं दिखाई देता, तो इस पर दूसरी बार लैंडिंग करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है चीन। ठीक है, यानी कि पहली बार भी चीन लैंड किया था और दूसरी बार भी किसने लैंड किया है? तो चीन ने किया है। कासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? कासा अगर पूछे किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो यह है साउथ कोरिया की। कहाँ की है? साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। यह जो है अपना पहला स्पेस एजेंसी बनाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चौथा। प्रश्न कौन सा है? तो चौथा प्रश्न है, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभी जो है कुछ दिनों पहले एक संस्था को जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, तो पहले किसके बारे में देखेंगे? संस्था को। तो यह पहले संस्था को दिया गया था, फिर इसके बाद एक व्यक्ति को दिया गया है, जो कि भारतीय व्यक्ति को, फिर भारतीय व्यक्ति को दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। तो पहला वाला आप सभी को बताना है कि किस संस्था को अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद भारतीय व्यक्ति को देखते हैं कि यह पहला पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर संस्था में बात करें तो संस्था में हमारा सही जवाब हो जाएगा नीम हंस। कौन सा? तो नीम हंस ये संस्था हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। नीम हंस ये संस्था है, ये आपको याद रख लेना है, जिसे पहली बार जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
सम्मानित किया गया है। और नीमहंस का अगर पूछे कार्य क्या है तो यह संस्था जो है मेंटल हेल्थ के लिए कार्य करता है। और पूछे तो पहली बार किस भारतीय को यह अवार्ड दिया गया है, तो पहली बार यह भारतीय को अवार्ड दिया गया है, इनका नाम है विनोद गनात्रा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो संस्था में नीमहंस और व्यक्ति में पूछे तो विनोद गनात्रा, ये आपको याद रख लेना है। और इनका पूछे कार्य कौन सा है, तो इनका कार्य है, मतलब ये काम क्या करते हैं, तो बाल फिल्म बनाते हैं। जो ये छोटे बच्चों के लिए फिल्म होता है इसे ये बनाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। व्यक्ति के रूप में किसे दिया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो विनोद गनात्रा को, और संस्था में नीमहंस को। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट है 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यह दिया गया था नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था। और ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछे पहला व्यक्ति कौन है, तो पहला व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कौन है, तो अब्दुल गफ्फार खान, जिसे जो है सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो पहले व्यक्ति हो जाते हैं अब्दुल गफ्फार और दूसरे हो जाते हैं नेल्सन मंडेला। अगर पूछे नेल्सन मंडेला की बुक कौन सी है, तो इनकी बुक याद रखेंगे, अलोंग वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक है। अलोंग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है, नेल्सन मंडेला की बुक है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, ये भी आपको याद रख लेना है। पांचवा प्रश्न पढ़े तो हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है, तो प्रकृति बहाली कानून पूछे किसके लिए शुरू किया गया है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास, यानी कि प्रकृति की जो स्थिति गड़बड़ हुई है उसको सुधारने के लिए। जैसे कहीं पे तालाब सूख गया है तो उसमें पानी भरने के लिए, कहीं पे कोई अगर प्राकृतिक आपदा जैसे आती है तो उसकी देख रेख करने के लिए, जंगल जहाँ पे कट गए हैं उनको फिर से वहाँ पे जो है वृक्षारोपण करने के लिए, पानी कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे पानी एक मतलब कलेक्ट करने के लिए, तो इन सभी की सुविधाओं के लिए जो है एक प्रकृति बहाली कानून शुरू किया गया है। और पूछे किसने शुरू किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपियन यूनियन, जिसे EU कहते हैं, इसने शुरू किया है। ठीक है, तो प्रकृति बहाली कानून किसने शुरू किया है, यूरोपियन संघ ने शुरू किया है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है छठा। पांचवा प्रश्न हो गया है, अब छठे प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा वाला। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका पहले देख लेते हैं थीम क्या रखा गया है। अब की बार राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की थीम रखी गई है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग इसकी थीम रखी गई है। और इसका उद्घाटन पूछे कहाँ पर किया गया है, तो यह किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में किस जगह पे किया गया है, मैसूर में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की शुरुआत, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मैसूर कर्नाटक में किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि पहली बार जो है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 2016 में। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2016 में मनाया गया था। और 2024 में कहाँ मनाया जा रहा है, तो यह कर्नाटक के मैसूर में मनाया जा रहा है। इसकी थीम स्वयं और समाज के लिए योग, यह इसकी थीम है, ये याद रखना है। ठीक है, अभी जो है 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है। इन 4 CM के बारे में देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा के CM कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी जी बने हैं। आंध्र प्रदेश के CM कौन बने हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश के CM कौन बने हैं, पेमा खांडू जी बने हैं। और सिक्किम के CM कौन बने हैं, तो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। तो ये चारों CM के बारे में अभी जो है 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उड़ीसा के मोहन चरण मांझी जी, आंध्र प्रदेश के कौन है, चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, और सिक्किम के कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, प्रश्न हमारा है 7वां। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनका जो है काम मतलब कार्य के दौरान अगर उनका जो है किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको 1 करोड़ रुपए कौन सा राज्य प्रदान करने वाला है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ऐसा ऑफर लेकर आया है। ठीक है, तो जो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देंगे उनको 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि जैसे किसी बीमारी के कारण अगर उनकी जान चली जाती है, तो बीमारी के लिए अगर उनकी जान जाती है बीमारी से, तो उनको कितना रुपया दिया जाएगा, तो उनको 10 लाख रुपये दिया जाएगा। लेकिन किसी
दुर्घटना की वजह से अगर दिया जाएगा तो 1 करोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार का सुविधा कौन लेकर आया है? तो कर्नाटक राज्य लेकर आया है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कर्नाटक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे है? तो इसरो के वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास हेगड़े जी। आपको बताना है कि इन 4 मिशन में से श्रीनिवास हेगड़े जी का संबंध किस मिशन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान फर्स्ट से इनका संबंध है। इसके बारे में देख लेते हैं, ये चंद्रयान के क्या थे? तो ये चंद्रयान के डायरेक्टर यानी निदेशक थे, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये चंद्रयान के क्या थे? ये निदेशक थे, ये आपको याद रख लेना है। और पूछे चंद्रयान फर्स्ट जो है किस रॉकेट से भेजा गया था? तो रॉकेट का नाम है PSLV-C11, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। PSLV-C11 रॉकेट से जो है चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा गया था, जिसके निदेशक थे श्रीनिवास हेगड़े जी, ये आपको याद रख लेना है। और पूछे कि इससे किसके खोज के लिए भेजा गया था? तो ये चंद्रमा पे जो है पानी की खोज करने के लिए इसे भेजा गया था, ठीक है। तो पानी की खोज करने के लिए चंद्रमा पर इसे भेजा गया था, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और यह मिशन हमारा सक्सेसफुल था। तो इनका संबंध हो जाएगा आदित्य L1 मिशन से। 2 और लोगों की अभी जो है मृत्यु हुई है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा के जो पूर्व राज्यपाल थे, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल जिनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है, तो पूर्व राज्यपाल का आप सभी को नाम बताना है जिनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं मुरलीधर श्रीकांत। कौन है? तो मुरलीधर श्रीकांत, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इनका भी हाल ही में जो है मृत्यु हो गया है, और ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल यानी गवर्नर थे। तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो खेल पत्रकार थे। ये क्या थे? तो ये खेल पत्रकार से संबंधित थे, खेल पत्रकार क्षेत्र से ये संबंधित थे। इनका भी हाल ही में मृत्यु हुआ है। इनका भी नाम आप सभी को याद रख लेना है। इनका नाम है हरपाल सिंह बेदी। हरपाल सिंह बेदी इनका नाम है। क्या नाम है? हरपाल सिंह बेदी। तो इससे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े के जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चंद्रयान फर्स्ट से। किस रॉकेट से भेजा गया था? तो एक बार फिर से याद रख लेंगे, PSLV-C11 से भेजा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप सभी को थीम भी दिख जाए। 9वां प्रश्न है, हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? हेट स्पीच का मतलब होता है कि किसी की धर्म को लेकर किया गया टिप्पणी, या फिर किसी क्षेत्र से संबंधित, या किसी भाषा से संबंधित, या फिर किसी लिंग भावना से संबंधित अगर कोई भी हेट स्पीच दिया जाता है, तो उसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हेट स्पीच मुकाबला शुरू किया गया है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जून को, ठीक है। तो हेट स्पीच दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 जून को मनाया जाता है। जिसकी अगर पूछे थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है यूथ पावर। यूथ पावर जो है हेट स्पीच की थीम रखी गई है, यानी कि जो युवा व्यक्ति हैं उनकी पावर शक्ति जो है बढ़ाना, यानी कि इस प्रकार की जो है भावनाएं उनके अंदर से खत्म करना, इसलिए यह थीम शुरू किया गया है यूथ पावर। ये आपको याद रख लेना है। हीट स्पीच का मुकाबला कब हुआ है? तो 18 जून को हुआ है। इसके बाद अगर बात करते हैं 17 जून को क्या मनाया जाता है, तो आप सभी को बताना है 17 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल, कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थली रोकथाम दिवस। क्या मनाया जाता है? मरुस्थली, इसे आप याद रखेंगे, मरुस्थली रोकथाम दिवस। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। और 18 जून को क्या मनाया जाता है? तो हेट स्पीच मुकाबला दिवस मनाया जाता है 18 जून को। थीम याद रखेंगे यूथ पावर, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान में देखा गया, ठीक है। तो मांस खाने वाले बैक्टीरिया यानी कि बहुत सारी बीमारियों का एक साथ जो है मिश्रण जब हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? STSS कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेप्टोकोकल
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यानी मांस खाने वाला बैक्टीरिया, या इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि STSS का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि मांस खाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, जिसकी वजह से अभी जो है जापान में 1000 केस सामने आए हैं, ठीक है। तो 1000 केस कहाँ सामने आया है, तो जापान में आया है, ये आपको याद रख लेना है। और इस बैक्टीरिया से अगर किसी व्यक्ति में यह रोग हो जाता है तो उसकी अंत क्या होता है, उसका अंत सिर्फ मौत होता है, ठीक है। और इसमें मौत जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसमें आप जो है इलाज भी जल्दी से नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है, जापान में, जिससे 1000 लोगों का नया मामला सामने आया है। और इसका आखिरी फैसला क्या होता है, मौत हो जाता है, जो कि बहुत ही जल्द हो जाता है। अगर किसी को इस बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हुई तो वह उसका क्या है, अंत क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, इसमें बच नहीं सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या सॉल्व कर लिया है। हम कुछ दिन बाद जो है मतलब थोड़ा सा भी नोट्स हम बना रहे हैं ज्योग्राफी का, बहुत ही अच्छी तरह से। मैं आपको खान सर का, मैं जो है उस दिन 18 तारीख को मैं बिहार गया था, 18 को नहीं गया था, मैं 17 को गया था, तो वहाँ पे मेरा पेपर था। मैं वहाँ से जो है खान सर का जो है स्पेशल जो उनका नोट्स है उसको लेकर आया हूँ, और साथ साथ में मैं उनका जो ज्योग्राफी वाला उनका जो मैपिंग होता है, मैपिंग का भी वो उनका जो है बुक लेकर आया हूँ। तो उनका नोट और मैपिंग के माध्यम से हम जो है सब कुछ एक साथ क्लियर करने वाले हैं। इसमें बकवास नहीं होगा, सीधे जो हम पॉइंट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो आप सभी हमें बताएंगे, मैं इसको रिकॉर्ड करके पढ़ाऊँगा, मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड करूँगा, अपने हाथ से पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको मेरा हाथ भी दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को इस प्रकार का कोई अगर ज्योग्राफी से संबंधित अगर अच्छी तरह से तैयारी करनी है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो आप सभी हमें कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि हाँ सर हमें को पढ़ना है, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बस आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।